नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस के सारथी बने मल्लिकार्जुन खड़गे। पार्टी अध्यक्ष चुनाव में थरूर को 6,825 वोटों से हराया। मोदी सरकार पर साधा निशाना। हिमाचल में बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 5 महिलाओं को मिला टिकट। 11 मौजूदा विधायकों का पत्ता साफ। 8 साल में भारत का 8 गुना बढ़ा डिफेंस एक्सपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने किया गांधीनगर डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन। गुजरात को मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का तोहफा। दिल्ली में पटाखा जलाने पर केजरीवाल सरकार की चेतावनी। गोपाल राय बोले, पटाखा रखने पर 3 साल तक की होगी सजा और पटाखा जलाने पर 200 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल। शुरुआती तेजी के बाद बाजार ऊपरी स्तर से गिरा। आईटी, एनर्जी और मेटल शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स 147 और निफ्टी 25 अंक चढ़े। रुपया फिर से डॉलर के मुकाबले 1 महीने के निचले स्तर पर। $1 का भाव 83 रुपए से ज्यादा। 2022 में अब तक 12% टूट चुका है रुपया। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोटों से हरा दिया है। चुनाव में खड़गे को 7,897 वोट जबकि थरूर को 1,072 वोट मिले। 416 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। इसी के साथ कांग्रेस को 24 साल के बाद पहली बार गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। खड़गे की जीत के बाद कांग्रेस दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल दिखा। जीत के बाद खड़गे सोनिया गांधी से मिले। इधर थरूर ने खड़गे को बधाई दी है और अपना साथ देने वालों को धन्यवाद दिया है। वहीं चुनाव जीतने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो सभी के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने मोदी सरकार के तानाशाही रुख पर हमला किया। आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी मिलकर लड़ना है। और मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत के लिए बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। कांग्रेस के नेता खड़गे की जीत को नए बदलाव की शुरुआत बता रहे हैं। ये लोकतंत्र की जीत है, ये देशवासियों के लिए और कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने खड़गे साहब को भी मुबारकबाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके ऊपर आज आई है। हम सब लोग, तमाम कांग्रेसजन पूरे देश के एकजुटता के साथ, और मैं मानता हूं चुनाव से कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है खड़गे साहब का जो व्यापक अनुभव है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना हम करेंगे और कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का रोल क्या होगा, इसे लेकर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष तय करेंगे कि पार्टी में उनका रोल क्या होगा। The Congress president is the supreme authority in the Congress party and every Congress member reports to that person. I am very clear as far as my role is concerned. The Congress president will decide what my role is and how I am to be deployed. और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने क्या है चुनौतियां? खड़गे राज में कितनी बदलेगी कांग्रेस? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। देखना मत भूलिए शाम 7:57 पर। इधर हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 5 महिलाओं को जगह मिली है। सीएम जयराम ठाकुर सिराज से चुनाव लड़ेंगे। वहीं 11 सीटें ऐसी हैं जहां मौजूदा विधायकों का टिकट कट गया है। इनमें एक मंत्री भी शामिल है। इन सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। कल देर रात दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर गहन चर्चा हुई और उसके बाद आज इनका ऐलान किया गया।
हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 साल पहले हमारी पहचान सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के तौर पर होती थी। आज हम सफलता की कहानी लिख रहे हैं। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है और अब हम 70 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपो एक नए भविष्य की शुरुआत है। कुछ देशों को इससे तकलीफ हो रही है, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट वाले कई देश हमारे साथ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के बनासकांठा में पाकिस्तान सीमा के पास बन रहे एयरबेस की चर्चा की। इससे नॉर्थ गुजरात देश की सुरक्षा में रणनीतिक भूमिका में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले भारत कबूतर छोड़ा करता था, अब हम चीते छोड़ रहे हैं। कोई जमाना था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने की ताकत रखता है। इस सामर्थ्य के साथ घटनाएं छोटी होती हैं, लेकिन संकेत बहुत बड़े होते हैं। शब्द सरल होते हैं, लेकिन सामर्थ्य अपरंपार होता है। और गुजरात के 2 दिन के दौरे पर गांधीनगर पहुंचे पीएम मोदी ने डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन के बाद गांधीनगर के अडालज में त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री बच्चों के साथ स्मार्ट क्लास में बैठे। उन्होंने डिजिटल ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई को भी देखा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से देश की स्थिति बदलेगी। 20 साल पहले हालत ये थी कि गुजरात में 100 में से 20 बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे, यानी 5वां हिस्सा शिक्षा से बाहर रह जाता था। और जो बच्चे स्कूल जाते थे, उनमें से बहुत सारे बच्चे 8वीं तक पहुंचते पहुंचते ही स्कूल छोड़ देते थे। और इसमें भी दुर्भाग्य था कि बेटियों की स्थिति तो और खराब थी। गांव के गांव ऐसे थे जहां बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। और अब बात करते हैं मार्केट की। आज के बाजार में शुरुआती तेजी के बाद ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 147 पॉइंट चढ़कर 59,107 पर और निफ्टी 25 पॉइंट चढ़कर 17,512 पर बंद हुआ। मार्केट की डिटेल लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, बताएं आज सेक्टर्स का क्या हाल रहा और कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला? देखिए, आज रही तो खरीदारी वैसे, लेकिन लास्ट आवर में जो सेल ऑफ रहा उसके चलते जो शेयरों में तेजी थी वो कुछ हद तक कम हुई और जो कुछ शेयर फ्लैट थे वो लाल निशान में पहुंच गए। तो पहले कुछ निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर, जिसमें नेस्ले नंबर्स के बाद 2% चला, आईटीसी नंबर से पहले 2% चला, एचडीएफसी करीब 2% चला और रिलायंस एक बढ़िया तेजी इसमें देखने को मिल भी रही है और करीब 0.25% का उछाल रहा। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में जेएसडब्ल्यू स्टील 0.2% नीचे, एनटीपीसी करीब 0.2% नीचे, एसबीआई 1.5% नीचे और बजाज फिनसर्व रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप में बढ़ने वाले शेयरों में कंटेनर कॉर्प, सिंजीन, सोना बीएलडब्ल्यू और टीवीएस मोटर करीब 3.5 से लेकर 7% तक का मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में एस्ट्रल लिमिटेड 5.5% नीचे, एलएनटी टेक नंबर्स के बाद करीब 5% नीचे, टाटा कम्युनिकेशन कल की तेजी के बाद 2% नीचे और टाटा टेली महाराष्ट्र भी करीब 2% नीचे। एफएनओ में लीड कर रहा है कंटेनर कॉर्प, लास्ट आवर में बढ़िया तेजी थी, सिंजीन नंबर्स के बाद 7% चला, टीवीएस मोटर 3.5% और लॉरस लैब करीब 3.5% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एफएनओ में गिरने वाले शेयरों में आरती इंडस्ट्रीज डीमर्जर का इंपैक्ट, एस्ट्रल लिमिटेड 5.5% नीचे, एलएनटी टेक नंबर्स का इंपैक्ट, बिरला सॉफ्ट करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ हद तक प्रेशर आज यहां पर भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल आज आईटी में प्रेशर था, लेकिन सेलेक्टिव बाइंग एफएमसीजी स्पेस में देखने को मिली। शुक्रिया सुमित। और देश में कंजम्पशन तेजी के साथ बढ़ने की उम्मीद है, ये कहना है एनविजन कैपिटल के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह का। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से बातचीत में शाह ने कहा कि आने वाले 20 से 30 साल कंज्यूमर के नाम रहेंगे और फैशन, लाइफस्टाइल, होटल और टूरिज्म सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है।
जहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी है और वो है कंजम्पशन। चाहे डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन हो, ऑटोज़ वगैरह हो, या फिर जितने कि आप FMCG को भी अगर उस बास्केट में इंक्लूड करें, मैसिव तेज़ी है यहाँ पर। ये एनेक्डोटल एविडेंस देख कर लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगी यहाँ पर, और वैल्यूएशन कैसे लग रहे हैं यहाँ पर? ये जो पॉकेट है वो बहुत ही ज़बरदस्त पॉकेट है। मेरा मानना ऐसा है कि जो पूरे विश्व भर में ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो पॉकेट है वो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो हमारा नया वर्ग है वो तकरीबन जो 350 पौने 400 जो हम जेन जी कहते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा है, और ये चाइना से भी बहुत बड़ा वर्ग है। अभी ये एक ऐसा समय है कि जो अगले 10, 20, 30 साल तक ये जो पॉकेट है उसमें ज़बरदस्त वृद्धि आएगी। पिछले 30 साल में जो वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी थी वो थी कंज्यूमर स्टेपल्स, मतलब वो कंपनी जो सोप, शैम्पूज, चाय, कॉफ़ी जो बेच रहे थे। जो अगला 10, 20, 30 साल है उसमें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एरिया है, चाहे फैशन हो, एक्सेसरीज हो, लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, प्रीमियम होम्स हो, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ये जो पूरा जो सब पॉकेट्स है, हमें उसमें एक ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिलेगी। मार्केट गुरु नीलेश शाह की पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज शाम 7:27 पर। और ऑनलाइन गेमिंग लगा रही है देश के एक्सचेकर को चूना। कैसे, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। त्योहारों के मौके पर ज्वेलरी मार्केट गुलजार है। ग्राहकों को लुभाने के लिए कई तरह के ऑफर्स भी शामिल हैं। सोने के गहनों के लिए मेकिंग चार्ज 25% तक कम किए गए हैं। डायमंड ज्वेलरी की MRP पर 25% तक की छूट दी जा रही है। साथ ही अगर आप अपना पुराना सोना एक्सचेंज करते हैं तो 0 डिडक्शन जैसी स्कीम भी मौजूद है। सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, इन पे 10% मेकिंग चार्जेज पे डिस्काउंट है, और बहुत सारे बैंक्स के साथ हम लोगों ने कैशबैक के अरेंजमेंट्स किए हुए हैं कस्टमर्स के लिए, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। हम सबको डिस्काउंट और सबको बेनिफिट देने के हिसाब से हमने स्कीम को बनाया है। इस बार त्योहारों के लिए डिजाइनर कलेक्शन भी लॉन्च की गई है। खास करके अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए लाइट वेट ज्वेलरी की खास कलेक्शन लॉन्च की गई है। जो ग्राहक शादियों के लिए खरीदारी करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेडिशनल डिजाइन भी मार्केट में आ चुके हैं। वेडिंग सीजन्स के लिए कुंदन, पोल्की या एंटीक या प्लेन गोल्ड और डायमंड्स में भी वी आर सीइंग अ वेरी गुड इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ डायमंड सेल, क्योंकि आज गोल्ड का प्राइस जो है वो तो है ही, डायमंड का प्राइस भी लास्ट ईयर की तुलना में इस बार थोड़ा इंक्रीज तो हुआ है, बट फिर भी बजट में डायमंड नेकलेसेस या डायमंड के डेली वेयर के प्रोडक्ट्स का सेल बहुत ही अच्छे तरीके से मूवमेंट हो रहा है। फिलहाल सोने के भाव में नरमी जारी है। जानकारों के मुताबिक धनतेरस के मौके पर ज्यादा उछाल की उम्मीद नहीं है। इस बार धनतेरस वीकेंड पर है और सोने के किफायती दाम के साथ ऑफर्स और डिस्काउंट भी। ऐसे में ज्वेलर्स धनतेरस पर अच्छी बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। और त्योहारों की वजह से फ्लाइट और ट्रेन सबके किराए आसमान छू रहे हैं। ऐसे में कहीं जाना बेहद मुश्किल हो गया। खास करके अगर आपको दिल्ली से कहीं के लिए निकलना है तो आपको कम से कम 2 गुना किराया देना होगा। फ्लाइट के बढ़ रहे किरायों पर इक्सिगो के फाउंडर आलोक वाजपेयी का कहना है कि फ्लाइट्स का किराया काफ़ी बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि ये फ्लाइट्स फुल चल रही है और डिमांड ज़्यादा है। दिल्ली की ओर जाने वाली फ्लाइटें, चाहे वो बैंगलोर से हो, चाहे वो बॉम्बे से हो, चाहे वो कलकत्ता से हो, इस समय उनके फेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसका मतलब कि वो फ्लाइटें काफी फुल हैं ऑलरेडी। अगर मैं फेयर के इजाफे की बात करूं तो मैं देखूंगा कि आज की डेट में बॉम्बे से कोलकाता का जैसे मैं फेयर देखूं तो वो इस फ्राइडे यानी कि 21 अक्टूबर जो कि पीक दिवाली ट्रैवल होगा, उस 20,000 के ऊपर पहुंच चुका है बंबई से कलकत्ता का फेयर। अगर मैं दिल्ली की ओर बात करूं, बंबई से दिल्ली 12,000 इस 21 अक्टूबर को। और इसी तरह से अगर बैंगलोर से भी देखें, बैंगलोर से दिल्ली के फेयर 15,000 छू रहे हैं।
तो ये आप देखेंगे कि मतलब ऑलमोस्ट डबल है जो नॉर्मल फेयर होता है उनसे। इसका मतलब ये है कि बहुत हेल्दी वहां पे डिमांड ऑलरेडी फिल्ड है, मतलब कई सारे फ्लाइट्स तो सोल्ड आउट भी है। इधर दिल्ली में पटाखों को लेकर केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से सख्त चेतावनी जारी की है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने चेतावनी दी है कि जो पटाखे रखेंगे या जलाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। दिवाली के दिन अलग अलग जगहों पर पटाखे जो जलाए जाएंगे, चोरी छिपे, उन पर भी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली के अंदर जो लोग आदेश का उल्लंघन करते हुए उत्पादन, भंडारण और बिक्री में संलग्न पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सेक्शन 9B एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जिसके तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा होती है। ये जो एक्सप्लोसिव एक्ट 9B है, ये उत्पादन, भंडारण, बिक्री पर लागू किया जाएगा। जो लोग खरीद करके अवैध तरीके से जलाते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ IPC की धारा 268 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 200 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान है। इधर विदेशी जमीन से ऑपरेट होने वाले ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इन पोर्टल्स के जरिए पैसा सीधा विदेश में जा रहा है। इससे सरकार को सालाना करीब 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बताएं आलोक, क्या है पूरी कहानी? देखिए, ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग न सिर्फ देश में एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या के तौर पर उभरा है, बल्कि ये देश के हजारों करोड़ रुपए को सीधे विदेश भेजने का जरिया भी बन गया है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, करीब 80,000 करोड़ रुपया सालाना इन ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग की वजह से विदेश में जा रहा है। और इसमें से सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है, जो बहुत सारी कंपनियां, करीब 1 दर्जन के करीब कंपनियां जिनको सरकार ने आइडेंटिफाई किया है, उनके जरिए पैसा विदेश जा रहा है। और इसमें जो नाम सामने आ रहा है, डाटा वेव, डाटा न्यूज़, 1xBet, बेटअवे, बेटवायर, इसके अलावा रॉयल पांडा, Bet365, परीनेट जैसे कई सारी कंपनियां हैं जो विदेशी जमीन पर बैठ के ऑपरेट कर रही हैं और इनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं विदेश, दुबई, माल्टा या किसी टैक्स हेवन में है। और इंडिया में ना उनका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है, ना कोई पता है, ना ठिकाना है। और वहीं से बैठकर इंडिया में देश के जितने भी युवा हैं उनको अपने जाल में फंसा रही है। तो जो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, लास्ट वीक गृह मंत्रालय में तमाम मिनिस्ट्री के साथ इस पर बैठक हुई थी और ये किया गया था कि ये जो तमाम कंपनियां हैं इनको तो सबसे पहले ब्लॉक किया जाएगा। और इसके अलावा जो जरिया है यहाँ से विदेश जाने के पैसा, उन तमाम पैसों पर, तमाम स्रोत पर रोक लगाई जाएगी, चाहे वो अकाउंट लोकली ऑपरेट हो रहे हों या किसी तरह से हो। इस साथ ही साथ जो विदेशी एजेंसियां हैं जो इन देशों में जहां पर ये ऑपरेट कर रहे हैं, वहां से भी सरकार संपर्क साध रही है। वहां की जांच एजेंसियों के साथ मिलकर इन तमाम ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग पोर्टल पर क्रैक डाउन करने की कार्रवाई सरकार जल्द ही शुरू करने वाली है। तो ये थी कहानी ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग की। इधर संयुक्त राष्ट्र के चीफ एंटोनियो गुटेरस 3 दिन के भारत दौरे पर है। आज उन्होंने मुंबई में 26/11 हमले के पीड़ितों और गवाहों से मुलाकात की और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर गुटेरस ने विश्व में फैले आतंक पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर देश को आतंक के खिलाफ लड़ना चाहिए। कल गुटेरस प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। हिस्ट्री टीवी 18 मॉडर्न इंजीनियरिंग की नायाब मिसाल अटल सुरंग की हर जानकारी लेकर आ रहा है मॉडर्न मार्वल अटल टनल में, और इसका प्रीमियर होगा गुरुवार 20 अक्टूबर को रात 9 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर। पेश है इस डॉक्यूमेंट्री की एक झलक। भारत के पश्चिमी हिमालय में है पीर पंजाल, दूरस्थ, बेरहम। ये सुदूर इलाका है जहां सर्दियों में पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ के मुश्किल हालात इंसान की सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा लेते हैं, मगर इन दुर्गम पहाड़ों के बीच इंसान के असीम जोश
और एक्सट्रीम इंजीनियरिंग की जीत हुई। मॉडल रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एक मिशन पर थी। उसका मकसद था समंदर तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल बनाना। हमारा मूल मंत्र ही है श्रमेण सर्वम साध्यम। कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। उस कड़ी मेहनत और काम पूरा करने की अपनी जिद की बदौलत ही हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कामयाब हो पाए। इस सुरंग के द्वारा हमारी सेना जल्द से जल्द दुर्गम इलाकों तक पहुंच सकती है और इसके साथ साथ सेनाओं का मनोबल बनाए रखने में यह सुरंग एक आधुनिक राम सेतु की तरह अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा। ये एक बहुत ही खतरनाक बीहड़ में बनाई जा रही है और इतनी ऊंचाई पर उसे बनाने के बारे में तो कई और देश सोच भी नहीं सकते। बीआरओ प्रोजेक्ट टीम बिना रुके आगे बढ़ती रही, मगर उसके बाद हालात बदलने वाले थे। जब दक्षिणी छोर से करीब 1.8 किलोमीटर की टनलिंग हो गई, तब छत से भारी मात्रा में पानी गिरने लगा। हमें चुनौतियों का सामना करना पसंद है, जिसे हम छोड़कर भाग नहीं सकते। किसी समस्या को छोड़कर जा नहीं सकते। सामना करना ही समाधान है। ये कहानी है इंसान, मशीन और पहाड़ की। किस तरह से टेक्नोलॉजी और दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत बना एक मॉडर्न मार्वल। ये है बेहद ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत